हेलो झारखंड लर्नर्स गरज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। झारखंड स्पेशल स्टैटिक जीके सीरीज का पार्ट नंबर 5 को आज डिस्कस करने वाला हूं और आज के सेशन में डिस्कस करने वाला हूं जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 का जो 22 सितंबर का पेपर हुआ था उसके जीएस वाले पोर्शन को। इसको अभी कवर होने दीजिए, एक क्लास इसमें और लूंगा। उसके बाद जेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत ही उम्दा तरीके से डिस्कस किया जाएगा। तो आज का क्लास काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और फ्रूटफुल रहने वाला है। आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा और अपने पास पेन एंड पेपर लेकर बैठिएगा। कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है, तो उसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, कम आप लोग जरूर कीजिएगा। क्लास में तो आज बहुत सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन मुख्य रूप से आज का फोकस रहेगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और संविधान में जो अनुसूची और भाग होता है यानी कि शेड्यूल्स एंड पार्ट्स होता है उसको अच्छे से कवर करने वाला हूं। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति पर हर एक चीज आपको डिस्कस करूंगा, जैसे कि इनका चुनाव किस तरह से होता है, पावर एंड फंक्शन क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, इंपीचमेंट कैसे होता है इन लोग का, और उपराष्ट्रपति बोलिका का रिमूवल कैसे होता है। तो बहुत कुछ ओके, तो बहुत कुछ आज के क्लास में जानने को मिलेगा। पार्ट 4 तक आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा चुका है। ओके, जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन अच्छे से आप लोग करते चलिएगा। दैट्स क्लियर। और देखिए लास्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन मैं इसको जो है वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को फीडबैक आप लोग देकर इसको फॉरवर्ड भी जरूर कीजिएगा ताकि हमारा जो देश है वो सोशली और एजुकेशनली अवेयर हो सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का कार्य नहीं है, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट का कार्य पूछा गया है, कौन नहीं है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करना, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करना, धन विधेयक शुरू करना या फिर कानून की समीक्षा और संशोधन करना, कौन जो है इसका कार्य नहीं है। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा, आंसर इसका सी है। धन विधेयक जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में जो है पेश किया जा सकता है और उसमें कौन, इसमें जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर वही डिसाइड करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, यानी कि अल्टीमेट पावर स्पीकर के पास होता है। और यह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आर्टिकल 110 के अंतर्गत जो है पेश किया जाता है। आर्टिकल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ टर्म्स आप लोग देख रहे होंगे, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग यूज किया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति को जो हम लोग पद से हटाते हैं उसको रिमूवल यानी कि हटाने की प्रक्रिया जो है बोला जाता है। दोनों टर्म में आप लोग डिफरेंस रखिएगा। ओके, देखिए जो महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट वर्ड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए तो यूज होता है। और कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं या पोजीशन है जिसके लिए जो है हम लोग महाभियोग टर्म यूज करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा, जरूर बताइएगा। एटलीस्ट हर एक प्राणी जो है एक एक क्वेश्चन का आंसर तो दीजिए। चलिए आंसर इसका सी हो गया। अब देखिए बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पानी में लेकर बैठिएगा। लोकसभा जिसको लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा जिसको अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, अब एक परमानेंट हाउस होता है, पता है ना आपको, परमानेंट हाउस होता है, इसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोअर हाउस यानी कि लोकसभा को डिजोल्व किया जा सकता है। आइए देखते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, तो आर्टिकल 81 के तहत जैसे लोकसभा का गठन किया जाता है और आर्टिकल 80 के तहत जैसे राज्यसभा गठन किया जाता है। समझिएगा, राज्यसभा जो होता है बोला जाता है थोड़ा पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो ये पहले आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे वो पहले आएंगे और जो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे वो बाद में आएंगे। तो आर्टिकल 80 और 81 लगातार है, थोड़ा सा आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, और दोनों का गठन, जो पहला लोकसभा का गठन हुआ था राज्यसभा का, वो 1952 में हुआ था, इसको ध्यान रख सकते हैं। इट हैज ए टेन्योर ऑफ 5 इयर्स। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, नॉर्मली उन लोगों का कार्यकाल जो है सिर्फ 5 साल होता है, बट कैन बी डिजोल्व। अब ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि लोकसभा को हम लोग डिजोल्व कर सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है जैसे सीजीएल 21 सितंबर वाला में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा को डिजोल्व किया जाता है, कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सर लास्ट जब लेक्चर लिया था उसमें साथ में स्पीकर बता दिया था, तो उसको थोड़ा सा ना करेक्ट आप लोग कर लीजिएगा। मेंबर्स हैव ए टेन्योर ऑफ 6 ईयर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फंसा आएगा आपको, बोल जाएगा कि 5 साल होता है, जी नहीं 6 साल होता है। लेकिन क्या है, 1/3 मेंबर्स होते हैं वो हर एक 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, तो इसका चुनाव आपको देखने को मिलेगा। और एक पॉइंट और भी है, ये जो मेंबर्स होते हैं जो कि हो सकता है कि रिटायर हो गए हैं, वो री इलेक्ट किए जा सकते हैं। क्या हो सकते हैं, री इलेक्ट हो सकते हैं। राज्यसभा के बारे में बात किया जा रहा है। लोकसभा में क्या है, जब तक आपको बहुमत मिल रहा है तब तक आप आ सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में देख लीजिए, वो क्या है 3 बार जैसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो मेंबर्स होते हैं उनका जैसे डायरेक्ट इलेक्शन होता है उसके बाद चुनकर आते हैं। लोकसभा में जो बैठते हैं उनको हम लोग एमपी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा उन लोग के लिए क्राइटेरिया क्या है, 25 साल। ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कितना है, तो निर्धारित किया गया है कि 25 ईयर्स एटलीस्ट तो आपको होना चाहिए। तो अगर लोकसभा का सदस्य बोले या फिर प्रधानमंत्री बनने की आयु पूछे तो 25 वर्ष लगा के आइएगा, यही लिखा गया है। और इसको हम लोग डायरेक्ट चुनकर भेजते हैं। इलेक्शन किसका किसका होता है, इलेक्शन एमपी का होता है और एमएलए का होता है, बाकी सबका चुनाव आप लोग तो वोट देने देते हैं। अभी झारखंड में 81 से 43 लोग का था, वही बंद हो चुका है फ्यूचर ना, 13 नवंबर को, 20 नवंबर को है। तो देख लीजिएगा, तो क्या होता है, हम लोग अभी जो है एमएलए को चुन रहे हैं स्टेट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग एमपी को चुनते हैं, 2 ही का होता है, अपने बाई इलेक्शन में भी आप लोग वोट करते हैं, तो इस तरह का होता है। तो हम लोग जो है डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है इन लोग को भेजते हैं, जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नो मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब देखिए पहले क्या था कि इसमें जो है आपको पता होगा 2 मेंबर को एंग्लो इंडियन जो होते हैं कमेटी के मेंबर मतलब सदस्य, उनको जो है नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन संविधान में 104वां संविधान संशोधन किया गया, उसके बाद इसको हटा दिया गया। यहाँ से लोकसभा से तो हटाया ही गया,
जो स्टेट असेंबली होता है वहां से भी जैसे एंग्लो इंडियन कमेटी का पोस्ट को हटा दिया गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड बाय द इलेक्ट्रल कॉलेज, इलेक्ट्रल कॉलेज के द्वारा यहाँ पे जो है किए जाते हैं। इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रल कॉलेज होता है, जिसमें क्या होता है, जो कि इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट होते हैं असेंबली के, स्टेट असेंबली के और यूनियन टेरिटरी के। और इसमें सही है 12 जो मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं। तो 238+12 यानी कि 250 होता है राज्यसभा का। तो इस तरह से इसका कंपोजिशन होता है, बाकी ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपको 30 साल एज चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए एज जो है 35 ईयर होता है, ये बात ध्यान रखना है। आगे देखिए, स्पीकर एंड चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स इन द फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि लोकसभा है, उसके स्पीकर है, उनका जो है जिसको चेयरमैन बोलते हैं, उनका इलेक्शन जो है मेंबर के द्वारा जो चुनकर आते हैं नुमाइंदे लोकसभा में, वही उनका चुनाव करते हैं फर्स्ट मीटिंग में। ठीक है, उसके पहले प्रोटेम स्पीकर बनते हैं। झारखंड के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे जरा बताइएगा, और फिर स्पीकर कौन बने थे वो भी बताइएगा। पहले तो बने थे, आपको पता होगा, इंदर सिंह नामधारी। पहले प्रोटेम कौन थे, मुझे ये चाहिए। ये है, और ये आर्टिकल जो है 93 में, संविधान में जाइएगा तो आर्टिकल 93 में ये जो मेंशन है, ठीक है, कि जो फर्स्ट मीटिंग होता है उसको फर्स्ट मीटिंग में जो है स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। इस तरह से होता है, प्रोसेस में टाइम भी लग जाता है। आगे देखिएगा, यहाँ पे जो होता है, जो राज्यसभा है, उसमें बोला जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यानी कि अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट बन गया भाई, तो उसको जो है क्या है, ब्रह्मास्त्र उसके पास, वो जो है राज्यसभा का कुर्सी जो है लेकर बैठ जाएगा। तो ये पावर होता है वाइस प्रेसिडेंट का। एक्स ऑफिशियल कहने का मतलब क्या है, जैसे ही आप लोग वाइस प्रेसिडेंट बने, राज्यसभा का सीट जो है आपके लिए रिजर्व हो गया। ये होता है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। ठीक है, जैसे नीति आयोग आप लोग पढ़े होंगे कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन प्रीम होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होता है, जिसके सामने 92 में किया गया था, वो भी जो है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके साथ एनडीए में का भी होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब कुछ होता है, आप लोग को ध्यान रखना है। मोर पावरफुल इन पासिंग मनी बिल, जैसा चर्चा किया था ना कि मनी बिल को पास करने में ये जो है ज्यादा पावरफुल होता है लोकसभा। बल्कि यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ज्यादा पावरफुल होता है क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस आप पढ़े हैं ना, 3 तरह का ऑल इंडिया सर्विसेज होता है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस में एफ का मतलब क्या होता है, फॉरेन सर्विस, ऐसे ही गड़बड़ कराएगा, फॉरेन नहीं होता है, फॉरेन सर्विस होता है। तो आईपीएस का मतलब ऑल इंडिया सर्विस वाले में इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, और ये बकायदा मेंशन है आर्टिकल 312 में। तो ऑल इंडिया सर्विस पूछेगा किसमें है, तो आर्टिकल 312 में मेंशन है। तो समझ गए यहाँ से। चलिए आगे देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी ब्राउट। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये कैसे होता है, देखिए अगर होता क्या है ना कि अगर एक पार्टी का कोई सदस्य छोड़कर दूसरे पार्टी में चला गया, तो मेजोरिटी के लिए एटलीस्ट तो 50% आपका होना चाहिए। तो अगर उससे कम होता है तो सब चिल्लाने लगते हैं कि भाई तुम अपना कॉन्फिडेंस है तुम्हारा लोकसभा में, पार्टी मतलब जैसे तुम जैसे पीएम बनने लायक हो अभी कि नहीं, यानी कि तुम्हारा जो पार्टी वो सत्ता में रहेगा कि नहीं, वो जैसे उसके लिए 50% एटलीस्ट आपका होना चाहिए। उससे अगर कम हो जाता है, यानी कोई मेंबर छोड़कर चले जाते हैं, तब फिर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, यानी कि प्रूव करो कि तुम्हारे पास मेजोरिटी है। ठीक है, नहीं तो यहाँ से हटा दिया जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन नोट बी ब्राउट, यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन का कॉन्सेप्ट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मेंशन नहीं है। तो इतना सारा चीज हो गया लोकसभा और राज्यसभा को लेकर, तो इतना सारा चीज ध्यान रखिएगा। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को मूव करेंगे, तो एक क्वेश्चन में इतना सारा चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, तो मैं क्वेश्चन तो लेना एक बहाना है, ठीक है, मुझे बस आपको पढ़ाना है डिटेल में। और देखिए यहाँ पे पॉलिटी को आप लोग अथवा में लेकर नहीं चल सकते हैं। इस वाले देखिएगा तो अकेले जेएसएससी सीजीएल में 6 क्वेश्चन पूछा गया था आउट ऑफ जो है 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो 1/5 हो गया ना, 1/5 यानी कि 20%। तो 20% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका पॉलिटी से आया था। समझ सकते हैं टॉपिक का ग्रेविटी आप लोग। अब देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, उनका जो इलेक्शन होता है वो आर्टिकल 54 के तहत किया जाता है। किसके तहत, आर्टिकल 54 के तहत। आज की क्लास में तो शेड्यूल्स और पार्ट डिस्कस कर लूंगा, लेकिन बाद में देखिएगा तो अगर कोई आर्टिकल आएगा वैसा कुछ, तो मैं आपको डिटेल में सब आर्टिकल्स भी डिस्कस करते चलूंगा। उसमें भी आप लोग कुछ ध्यान रख सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल 12 से 35 तक, उस पर डीपीएसपी है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो वो सब आर्टिकल आपको अच्छे से याद करना है, इतना तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से भर के आता है। तो अब देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो ये पार्ट 5 में जो है मेंशन है, किसका, आर्टिकल 5 में मेंशन है यूनियन एग्जीक्यूटिव का। उसी के अंतर्गत जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इन लोग का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे मैं बताया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए हम लोग वोट नहीं करते हैं जाकर, ठीक है, प्राइमरी स्कूल में। वो कौन करता है आगे पता चलेगा। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली बात है, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो 35 साल तो एटलीस्ट आपका होना चाहिए। ओके, हाँ, उसके बाद क्वालिफाइड होना चाहिए, मेंबर बनने का आप लायक होना चाहिए लोकसभा में, और शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपके पास नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आप किसी भी संवैधानिक पोस्ट पर नहीं होने चाहिए। अगर चुनाव लड़ना होगा तो उससे पहले आपको रेजिग्नेशन देना होगा। अब देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्ट्रल कॉलेज। इलेक्ट्रल कॉलेज के द्वारा जो इनका इलेक्शन किया जाता है, जो कि बना होता है किससे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा पॉइंट है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो एमएलए होते हैं, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे समझिएगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी। ये क्यों आ गया भाई, तो दिल्ली और पुदुचेरी का जो इलेक्टेड मेंबर है इसीलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे 2 ऐसा
स्टेट है, मतलब बोलिए कि यूनियन टेरिटरी है जहां पर विधानसभा है। ओके, इसीलिए इसका भी इलेक्टेड मेंबर जो है से आते हैं। ध्यान देने वाला बात यहाँ पे ये है कि नो मेंबर्स इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी ना ही इलेक्टेड ना ही नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी रोल नहीं होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। याद रहेगा, बोलिएगा तो भाई दिक्कत होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काफी इंपॉर्टेंट जैसे पॉलिटी में टॉपिक है, ये अगर अच्छे से कवर हो गया तो समझिए कि बहुत सारा अच्छी पॉलिटी में आपको बन जाएगा क्वेश्चन। आर्टिकल्स क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अभी और आगे डिस्कस करता हूं तब आपको पता चलेगा। इलेक्शन इज डन बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड थ्रू द सीक्रेट बैलेट। तो चुनाव इन लोग का जैसे सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या होता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसा कि मान लेते हैं कि 2 पर्सन चलिए प्रेसिडेंट का चुनाव लोग लगाते हैं, 2 पर्सन है तो यहाँ पे इन लोग का इलेक्शन किया गया, तो एक जैसे पहला प्रायोरिटी इसको दिया गया, सेकंड प्रायोरिटी इसको दिया गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा कैंडिडेट आया, दूसरा कैंडिडेट में सेकंड प्रायोरिटी इनको दिया और फर्स्ट प्रायोरिटी इनको दिया। तीसरा कोई आया, फर्स्ट प्रायोरिटी इनको दिया और फिर जो है सेकंड प्रायोरिटी इसको दिया। तो कौन जीतेगा इसमें बताइए। तो देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी में यहाँ पे 2 मिला, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी में 2 पर्सन है, जबकि यहाँ पे देखिएगा तो इसको जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया सिर्फ एक ही पर्सन के द्वारा, तो इस तरह से ए वाला विनर हो जाएगा, ठीक है। तो ए विनर होगा, ए नहीं, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी बी को 1 ही मिला और ए को 2 मिल गया। तीसरे से बहुत सारे मेंबर हो गए, तीसरे से इन लोग का इलेक्शन किया जाता है, मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। अगर मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हो रहा है तो कुछ डाउट और डिस्प्यूट अगर आ गया तो उसको हियर कौन करेगा, तो वो करने वाला है सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, जिसको एपेक्स कोर्ट आप लोग बोलते हैं कंट्री में, तो वही करेगा और उसका डिसीजन फाइनल होगा। यानी कि इसका डिसीजन पर आप लोग जो है तलवार निकाल के खड़े नहीं हो सकते हैं कि आपका डिसीजन गलत है। जो डिसीजन देगा वही फाइनल होगा, ठीक है। और अपने देश के सुप्रीम कोर्ट पर तो कम से कम आपको भरोसा होना चाहिए। अब ओथ कॉल कहां पे लेते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो जो शपथ दिलाते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, या फिर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो अगर कोई ऐसे पर्सन जिसको कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं वो जो है शपथ दिला सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो इतना सारा पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट आपका स्लाइड रहने वाला है। आगे देख लीजिएगा, इंपीचमेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो टर्म यूज करते हैं हम लोग हटाने की प्रक्रिया, उसको इंपीचमेंट कहा जाता है, हिंदी में महाभियोग कहा जाता है। तो इसका इनको जो हटाते हैं, सॉरी इंपीच करते हैं, वो आर्टिकल 61 के तहत किया जाता है। आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, क्वेश्चन बन चुका है पास्ट में इससे। दे कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान का आप लोग उल्लंघन करते हैं तो हटाया जा सकता है, ओके। और इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कहने का मतलब यहाँ से स्टेटमेंट देकर पूछेगा कि क्या जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उसको सिर्फ लोकसभा में कर सकते हैं या फिर राज्यसभा में शुरू कर सकते हैं? तो किसी में भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, कैसे होगा? तो 14 दिन पहले आपको नोटिस दे देना है, ठीक है। अगर हमको आप हटा रहे हैं तो मुझे नोटिस दे देना है। पता चला कि मैं गया था घूमने, मैं आया, आप लोग मुझे हटा के मतलब रख दिए, ऐसा नहीं होगा। मुझे 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि आपको हटा रहे हैं, ठीक है, तब मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है। तो इस तरह से कुछ होता है। मोशन मस्ट बी साइंड बाय द 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया फ्यूचर में तो 2 पर्सन आए और बोले कि भाई इसको हटा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसका नेचर, तो हटा दिया, ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट 1/4 मेंबर जो है साइन करने चाहिए मोशन को, यानी कि कार्यवाही शुरू करने का साइन भी होना चाहिए 1/4 मेंबर का, ठीक है, ऑफ द हाउस, जिस हाउस में शुरू किया जाएगा उस हाउस का। द रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय 2/3 मेजॉरिटी एंड सेंट टू द अदर हाउस। यानी कि यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होगा, 2/3 मेजॉरिटी से आपको पास करना है, 2/3 मेजॉरिटी से पास करना है। उसके बाद जैसे आपको दूसरा हाउस में इसको भेज देना है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। अब देखिए, द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि इलेक्शन में नहीं करता है। द इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट। अब यहाँ पे देखिए, जो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर है वहां पे नहीं है, दिल्ली पुडुचेरी प्लस में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इम्पीचमेंट, जबकि इलेक्शन में करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इलेक्टेड मेंबर सिर्फ नॉमिनेटेड नहीं, लेकिन यहाँ पे इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के भी और दिल्ली और पुडुचेरी के भी, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, होगा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर देखिएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी प्रेजेंट इन द हाउस ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट प्रोसेस। अगर इम्पीचमेंट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वह कार्यवाही में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वह देख सकते हैं किस तरह से आप लोग का बदतमीजी किया जा रहा है। आगे देखिए, ही गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे वाइस वर्सा वाला कहानी होता है। भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, और वाइस प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र प्रेसिडेंट को देंगे, तो वाइस वर्सा वाला कहानी होता है। द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड विद इन 6 मंथ। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट, ठीक है, खुदा ना खास से खाली हो गया तो 6 महीना के भीतर उसको भर देना है, ठीक है। और उनका एब्सेंस में क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका जॉब को कंटिन्यू करेंगे, जो कि आर्टिकल 65 में मेंशन है, ठीक है, ध्यान रहेगा, या फिर बोल जाएगा। अब देखते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है उनका पावर क्या क्या है, ध्यान समझिएगा।
सबसे पहले तो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म फोर्सेस का, सुप्रीम फोर्सेस यहाँ पे नीचे आ गया है ना, इसको स्टिकर दिया जाएगा। सुप्रीम कमांडर होते हैं यानी कि जो थल सेना है, जल सेना है और वायु सेना है, तीनों के सुप्रीम कमांडर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ही द नॉमिनेटेड हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट यहाँ पे कंट्री के लिए हम यूज कर सकते हैं। जब हेड होते हैं नॉमिनेटेड हेड, यानी कि देखिएगा तो जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट का, वह जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन सारा काम जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर होता है, ठीक है, लेकिन मेन रूप से पावर उनके पास नहीं होता है। किसके पास होता है? वह जो होता है प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। तो वह नॉमिनेटेड हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। His duty is to preserve, protect and defend the constitution, ठीक है, उनका काम क्या क्या है कि संविधान की आपको रक्षा करना है, ठीक है, प्रिजर्व करना है और उनका बचाव करना मेन रूप से जैसे इनका काम होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, जो कि आर्टिकल 60 में मेंशन है। ही कैन समन्स और प्रोरोग द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को या तो बैठक को बुला सकते हैं या इसको जो है स्थगित कर सकते हैं, ये इनके पास पावर होता है। ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम, यानी कि पीएम के जैसे सलाह पर लोकसभा को जैसे डिसॉल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ही कैन समन्स, समन्स या प्लूरल नहीं, समन्स ही होता है, इसको याद रखिएगा। ही कैन समन्स ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग आप लोग देखे होंगे, कोई अगर मैटर हो गया जिसमें विवाद हो गया तो भाई सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोले कि चलो भाई आ जाओ सब एक टेबल पे, तो उनको बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग। तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट बट इज प्रेसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसको ध्यान रखिएगा। बुलाएंगे तो प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसाइड कौन करेगा? लोकसभा के स्पीकर करेंगे। यह बकायदा आर्टिकल 108 में मेंशन है, आर्टिकल भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखा जाए। He addresses the first session of the either house every year and after the general election। अब देखिए मान लेते हैं कि हम पहला सेशन शुरू है, किसी भी साल का पहला सेशन को कौन करेंगे? आइदर हाउस को लग गया किसी भी हाउस का, वो करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और नहीं तो फिर अगर जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद भी अगर पहला सेशन होता है तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रिसाइड करेंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, एड्रेस करेंगे। ऑल बिल्स बिकम लॉज आफ्टर हिज कंसेंट, यानी कि आपको पता होगा जैसे ऐसे होता है कि लोकसभा में बिल पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना सिग्नेचर डालते हैं, तब जाकर वह लॉ बनता है, नहीं तो उसको बिल रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, जो बिल होता है वह लॉ तभी बनता है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन करते हैं। इसीलिए आपको पता होगा जो हमारा पार्लियामेंट है उसके 3 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिना पार्लियामेंट अधूरा है। आर्टिकल 111 में मेंशन है कि लॉ कब बनेगा। ही कैन कंसल्ट टू लगेगा यहाँ पे, ही कैन कंसल्ट टू द सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, यानी कि संविधान से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, कुछ उनको पूछताछ करना है, सलाह लेना है भाई, तो वह सुप्रीम कोर्ट को आई लव यू बोलेंगे। आर्टिकल 143 याद रखिएगा, आई लव यू होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को वो आई लव यू बोलेंगे कि भाई चलो मुझे बता दो, मुझे दिक्कत है कुछ। तो ये आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 142, ठीक है, अभी हाल में काफी ज्यादा न्यूज में है, जरा बताइएगा कि आर्टिकल 142 क्या है, ठीक है, जरा बताइएगा। ऑर्डिनेंस पावर, इनको जैसे ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, या इनके पास पावर होता है आर्टिकल 1 to 3 के अंतर्गत, और गवर्नर को भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, वह मेंशन है आर्टिकल 213 में। पढ़ने पावर यानी कि क्षमा कर सकते हैं, अगर पढ़ने लिखेगा तो अलग तरह का होता है, तो इसको डिस्कस करूंगा तो 20 मिनट अलग लग जाएगा, कभी डिस्कस करूंगा। तो पढ़ने पावर आर्टिकल 72 के तहत जैसे इनके पास है, और डिक्लेयर इमरजेंसी, इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और हमारे संविधान में 3 तरह का इमरजेंसी का प्रोविजन मेंशन है, जिसमें क्या आता है? एक तो होता है नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद आता है स्टेट इमरजेंसी, और नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो तीनों को याद रखिएगा, क्रमशः आर्टिकल 352, 356 और 360 है बकायदा। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक नहीं लगा है। ही अपॉइंट्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का तो इतना कार्य देख ही लिए, साथ ही साथ और भी कुछ कार्य है, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट करना, जजेज ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस होते हैं या फिर जो और अदर जज होते हैं वो भी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये जैसे अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट यही करते हैं। जो एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का, वह जो है अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, ओके। लेकिन किस आर्टिकल के तहत? एक क्वेश्चन आपसे है। पीएम का भी अपॉइंटमेंट किया जाता है, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ये भी अपॉइंट किया जाता है, 12 मेंबर आपको पता होगा। गवर्नर के अपॉइंटमेंट इनके द्वारा किया जाता है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नाम सुने होंगे, आर्टिकल 148 से 151 तक, उनका भी। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर, बताया था ना कि एम्बेसडर हाई कमिश्नर का जो होते हैं अपॉइंटमेंट किया जाता है। और फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है एवरी 5 ईयर, किसके तहत? आर्टिकल 280 के तहत। इतना सारा जो है पावर एंड फंक्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट वाला टॉपिक को भी कवर करा देता हूं। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आर्टिकल 66 के तहत किया जाता है। किसके तहत? आर्टिकल 66 के तहत। क्वालिफिकेशन क्या है भाई? तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 35 साल तो एज होना ही चाहिए, और क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य आप होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्शन कैसे होता है? तो इलेक्शन इज डन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग, इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो कि बना होता है किससे? बोथ इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट इसमें करेंगे इलेक्शन में। नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट, कोई भी मेंबर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्टिसिपेट इसमें नहीं करेंगे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहां से कंफ्यूजन आप लोग मत रखिएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, उसके मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो या फिर नॉमिनेटेड हो, इस तरह से ध्यान रखिएगा। नॉमिनेटेड तो हटा ही दिया गया।
आगे देखिएगा, इलेक्शन इज डन बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट एंड थ्रू द सीक्रेट बैलेट। चुनाव का जैसे इलेक्शन होता है जिससे प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ही गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो बताया था ना कि अपना अगर रेजिग्नेशन देना है तो प्रेसिडेंट को देंगे और प्रेसिडेंट को देना होता है तो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। डाउट एंड डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज स्क्रूटनाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। वही कहानी है कि अगर इनसे रिलेटेड इलेक्शन में कुछ माल प्रैक्टिस होता है तो वह जो उसका हियरिंग जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है। बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिइलेक्टेड। ध्यान दीजिएगा, इनको जो है दोबारा इलेक्ट किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार आप लोग जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए तो फिर जो है नहीं बन सकते हैं। हाँ, अमेरिका में जैसे कुछ ऐसा है, दो बार से ज्यादा आप लोग प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, आप लोग कितनी भी बार बन सकते हैं, ठीक है। जिससे डोनाल्ड ट्रंप अभी दूसरी बार आए, 4 साल के लिए वहां पे होते हैं ना, यहाँ पे 5 साल के लिए होते हैं। अब देखिए यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको हटाने के लिए हम लोग रिमूवल टर्म यूज करते हैं, ठीक है, इंपीचमेंट वर्ड यूज नहीं करते हैं। आर्टिकल 67 के तहत जैसे इनको इंपीच किया जाता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 61 के तहत। अब देखिए प्रोसेस क्या क्या है, तो रिमूवल जो है किया जाएगा, हाँ, वो जो है सिर्फ और सिर्फ मोशन राज्यसभा में शुरू कर सकते हैं, लोकसभा में शुरू नहीं कर सकते हैं। जो रिमूवल का प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में शुरू होगा। किस ग्राउंड पर हटा सकते हैं भाई वाइस प्रेसिडेंट को, तो अगर देखिएगा तो इलेक्ट्रल माल प्रैक्टिसेस कर दिए, कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ घृणास्पद काम कर दिए और इनएलिजिबिलिटी हो गया, ठीक है, यानी कि आप उसके लिए अयोग्य हैं तो आपको जो है हटाया जा सकता है। लेकिन ये सब तो ऐसे नॉर्मल प्रोविजन दे दिया गया है, हमारे संविधान में इस तरह का प्रोविजन मेंशन नहीं है कि हटाने का क्या प्रोसेस है, इससे क्वेश्चन आपको बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर से वही कहानी है, 14 दिन पहले उनको बता देना है कि आइए भाई आपको हम हटा रहे हैं। उसके बाद क्या है कि द रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द इफेक्टिव मेजॉरिटी, 50% से अधिक से मेजॉरिटी से आपको पास करना है इन द राज्यसभा, और उसके बाद जो है सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए लोग, ठीक है, यहाँ पे लोकसभा होगा, सॉरी लोकसभा। तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि 50% अधिक से आपको पास करना है राज्यसभा में, उसके बाद उसको अदर हाउस में भेज देना है। जो वैकेंट पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट का वो जो है आपको एज सुन एज जो है भर देना है। वहां पे बोला गया था प्रेसिडेंट के लिए कि 6 महीने के अंतर्गत आपको भर देना है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है, एज सुन एज जो है बोला गया है कि आपको इसको भर देना है। इनको जैसे प्रेसिडेंट शपथ दिलाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल नॉमिनेट द एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट इफ द पोस्ट इज वैकेंट। बोला जाता है कि अगर पोस्ट जो है वैकेंट हो गया है वाइस प्रेसिडेंट का, तो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट का हम लोग पावर एंड फंक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो पावर इनका यही है कि जैसे ही यह वाइस प्रेसिडेंट बने, इनको जो है राज्यसभा कुर्सी मिल गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब राज्यसभा। अब देखिए, ही परफॉर्म्स एज द प्रेसिडेंट इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज वैकेंट। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे अगर का पोस्ट वैकेंट हो जाता है तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसा एक्ट करते हैं, जो कि आर्टिकल 65 क्लॉज नंबर 1 में मेंशन है। लेकिन इस केस में उनका जो मेंबरशिप है राज्यसभा का वह जो है समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए, इफ द पोस्ट ऑफ बोथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट, दोनों का अगर पोस्ट अगर खाली हो चुका है तो उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वह, ठीक है, वो जो है चार्ज को टेक ओवर करेंगे, या फिर जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो जो है करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ चीजें हैं, तो सारा चीज डिटेल में डिस्कस कर दिया, बकायदा आपके पास पीडीएफ रहेगा, ओके। तो रिवीजन में आपको आसानी होगा, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, और आपको लाइक करने में भी, हाँ, उंगली में दर्द हो रही है, मनी बिल यहाँ भी लिख दिया। आर्टिकल 110 है जिसको किसी पर सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे रिव्यूइंग एंड अमेंडिंग ला था, ठीक है ना, क्या था ऑप्शन, कानून की समीक्षा और संशोधन करना, यही वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो है पार्ट में और 368 में पार्ट 20 में मेंशन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 पार्ट नंबर 20 में मेंशन है, ठीक है। और ये जो होता है अमेंडिंग प्रोसेस को किसी भी हाउस में हम लोग शुरू कर सकते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। इमरजेंसी लिया गया है जर्मनी से, जिसको वाइमर बोलते हैं, हम लोग याद रहेगा ना। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रावधान में नहीं है। 6ठी अनुसूची के बारे में बात की जा रही है कि 6 शेड्यूल के बारे में पूछा गया है, कौन राज्य मेंशन नहीं है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कितने राज्य मेंशन है, तो टोटल 4 राज्य है 6ठा शेड्यूल में मेंशन है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर नागालैंड। तो इसका आंसर है डी है, नागालैंड 6 शेड्यूल में मेंशन नहीं है, ओके, आउट ऑफ द 4 स्टेट्स। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो इसको डिस्कस करूंगा, उसके बाद शेड्यूल डिस्कस करूंगा। जो 6 शेड्यूल है उसमें 4 राज्य मेंशन है, जिसका ट्रिक है एटीएम स्क्वायर। ये समय जब पढ़ा था, ये सब कहां से आ गया, ये स्टडी लेवल बेस से आया है सब कॉन्सेप्ट, ठीक है, ठीक है। मैं पॉलिटी वहीं से पढ़ा हूं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है कंप्लीट पॉलिटी। तो इसका ट्रिक है एटीएम स्क्वायर। क्या है, एटीएम स्क्वायर है, ये ट्रिक बिरसर की तरह दिया गया था। ये बोलते हैं कि एक ऐसा एटीएम, एक हो गया आपका आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। यहाँ पे एक ऐसा एटीएम है जिसमें मनी नहीं है, यानी कि मणिपुर नहीं है 6 शेड्यूल में, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। तो एटीएम स्क्वायर आप लोग ट्रिक लगा लीजिएगा, मणिपुर नहीं होगा क्योंकि एटीएम में मनी नहीं था। तो इस तरह से हो गया, आंसर आपको मिल चुका होगा नागालैंड। नागालैंड को जाकर आप लोग मैप में देखिएगा और बताइए कि उसका बाउंड्री जो है से कितने राज्यों के साथ जो है टच करता है, और क्या इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है उसका या फिर नहीं लगता है, फिर लगता है तो किसके साथ लगता है, बताइए जरा। अब देखिए, हमारा संविधान जब बना था
आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को इसको पार्सली जो है मतलब एडोप्ट किया गया था, यानी कुछ पार्टी से लागू किया गया था और कंप्लीटली जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे 8 ही शेड्यूल था, उस समय 12 शेड्यूल नहीं थे, तो उसके बाद 8 शेड्यूल तो डिस्कस करूंगा, साथ साथ 12 तक का सफर भी आपको ले चलूंगा। तो पहला शेड्यूल क्या है, तो इसमें प्रोविजन है पहला शेड्यूल में, शेड्यूल में चाहिए फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनिटीज ऑफ देयर जुरिडिक्शन, यानी कि स्टेट्स और उसका जुरिडिक्शन, ठीक है, यानी कि जो राज्य है या यूनिटी है या उसका अधिकार क्षेत्र कहां तक है उसके बारे में जो मेंशन है, संघ और क्षेत्र हिंदी में इसको बोलते हैं, उसके बारे में मेंशन है। तो बोला जाता है कि अगर किसी राज्य का बाउंड्री है या उसका नाम इस समय चेंज करना है तो किस जो है शेड्यूल को संशोधन करना पड़ेगा, तो वह जो है करना पड़ता है शेड्यूल 1 को। शेड्यूल 2 में क्या है, तो इमोल्यूमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस ऑफ द सर्टेन ऑफिसर, यानी कि सर्टेन ऑफिसर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये सब का जो भत्ता होता है, ठीक है, या फिर कोई विशेषाधिकार है, तो वो सब जैसे मेंशन है सेकंड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल में क्या है, तो ये जैसे ओथ और अफर्मेशन है सर्टेन ऑफिसर का, यानी कि उन लोगों का जो ओथ लिया जाता है वह जो है थर्ड में है, वही जो है सर्टेन ऑफिसर करने का मतलब वही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब, ठीक है, क्या सब आ जाएंगे, तो वो सब का जो है ओथ और अफर्मेशन के बारे में बात किया जाता है। फोर्थ शेड्यूल क्या है, तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फॉर स्टेट्स एंड यूटीज, यानी कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि जो राज्यसभा में है स्टेट और यूटीज का कितना रिप्रेजेंटेशन होगा उसके बारे में यह बात करता है। और आपको पता होगा अभी 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन आने वाला है, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन जो है लोकसभा और राज्यसभा में कितना होगा स्टेट और यूटीज का, ये डिफाइन करता है डिलिमिटेशन कमीशन। तो ये शेड्यूल 4 बात करता है। फिर शेड्यूल में क्या है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइबल एरिया, शेड्यूल ट्राइबल एरिया के में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया जाता है, जिसमें आप लोग देखिएगा तो टोटल अभी 10 स्टेट्स हैं, ठीक है, 10 स्टेट्स में शामिल हैं फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स शेड्यूल जिससे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे पहले डिस्कस कर चुका हूं। सेवन शेड्यूल देख लीजिएगा कितनी बार जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन यूनियन स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स के बीच में पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात यहाँ पे किया जाता है। और इसी में जो आपको देखने को मिलेगा 3 लिस्ट मिलता है, क्या मिलता है, 3 लिस्ट, कौन कौन सा आगे डिस्कस करूंगा। 3 लिस्ट मिलता है यहाँ पे, जो कि होता है यूनियन लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट और फिर कंकरेंट लिस्ट की बात ध्यान रखिएगा। तो ये 3 लिस्ट है, 7 शेड्यूल में ही मेंशन है। 8वां शेड्यूल क्या है, तो इसमें जो है 22 भाषा है, क्या है, 22 भाषा जो है मेंशन किया गया है। इनिशियली जब संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषा था, कितना था, 14 भाषा था। बाद में जैसे संविधान में संशोधन कर करके धीरे धीरे जैसे 14 से 22 तक का जो है सफर तय करा दिया गया। करा दूं क्या, चलिए ट्राई करता हूं। सबसे पहले हुआ 1967 में। 1967 में संविधान में 21वां संविधान संशोधन किया गया, 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और उस समय जो है सिंधी भाषा को ऐड किया गया, किसको, सिंधी को। उसके बाद 1992 में चले गए, 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया, 71वां संविधान संशोधन, उसमें जो है 3 लैंग्वेज, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, 3 लैंग्वेज था ना, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया 1992 में, 71वां संविधान संशोधन उसमें किया गया। उसके बाद आते हैं 2003 में, 2003 में 92वां संविधान संशोधन किया गया। उस समय संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली 4 भाषा को ऐड कर दिया गया। तो 4 3 7 और 1 8, ओरिजिनली 14 था और 8 यहाँ से, तो 22 हो गया। ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इस सवाल पूछ सकते हैं। संथाली झारखंड का है हमारा। उसके बाद बी से क्या है, बोडोलैंड, जो कि आसाम में होता है। डी से आपका डोगरी हो गया जम्मू कश्मीर में, और ए मिथिला बिहार, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, मधुबनी पेंटिंग को, तो वही मैथिली बिहार का है। तो इस तरह से आपका 14 से 22 तक का सफर तय करा दिया गया। नवा शेड्यूल देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नवा शेड्यूल जैसे संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया, उसके बाद इसको ऐड किया गया था। और लॉज ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स व्हिच कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, कैन नॉट होना चाहिए था, इसके बाद देख लूंगा। तो ऐसा ऐसा प्रोविजन इसमें लॉज ऑफ सेंटर और स्टेट का, जिसको कोर्ट में हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सर चैलेंज कर सकते हैं, शायद कुछ था, इसको देखना पड़ेगा एक बार मुझे भी, ठीक है, ध्यान में नहीं आ रहा। अब देखिएगा 10 शेड्यूल है, जो 10 शेड्यूल है इसको ना, इसके बारे में शेड्यूल 9 के बारे में डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 10 शेड्यूल है, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है, और पता नहीं इसे कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इसमें संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में, जिसके तहत 10 शेड्यूल ऐड किया गया था। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं, दल बदल कानून, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11वें शेड्यूल क्या है, तो इसमें प्रोविजन फॉर पंचायत है, जिसमें संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, और इसमें देखिएगा तो 29 सब्जेक्ट्स हैं। उसी तरह से 12वां शेड्यूल है, प्रोविजन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज में है, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, और इसमें 18 सब्जेक्ट है। तो सारा शेड्यूल आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इससे जो है भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सबको डिटेल में इसको कवर करा दिया हूँ। नया शेड्यूल थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, इसको मैं डाल दिया जाएगा, इसको डिस्कशन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, सॉरी कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा। आंसर इसका डी है, सारा चीज डिटेल में हो चुका है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अवशेष शक्ति, जिसको रेसिडुअरी पावर हम लोग बोलते हैं, किसे प्रदान किया गया है, संसद को, कैबिनेट को, राष्ट्रपति को, या फिर सुप्रीम कोर्ट को। तो जो अवशेष शक्ति हम लोग बोलते हैं वह जो है संविधान में संसद को दिया गया है, यानी कि पार्लियामेंट को दिया गया है। तो आंसर इसका जो है ए हो जाएगा।
ये तो हो चुका है। आगे देखिएगा, ये जैसे जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट होता है वो जैसे आर्टिकल 248 में मेंशन है। ठीक है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट की जो पावर दिया गया है वो आर्टिकल 248 के तहत पार्लियामेंट को दिया गया है। 7 शेड्यूल में बकायदा आपको डिस्कस किया था कि 3 लिस्ट है जिसका नाम है यूनियन लिस्ट जिसमें 97 सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट है जिसमें 66 सब्जेक्ट है और कंकरेंट लिस्ट है जिसमें 47 सब्जेक्ट है। ये जाकर आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। आंसर में प्रोवाइड नहीं कराने वाला हूँ इसका ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट थे और इसका जो है कितना सब्जेक्ट ट्रांसफर किया गया था, ये जरा क्वेश्चन बताइएगा। 42 का संविधान संशोधन हुआ था, उसमें भी कुछ जो है सब्जेक्ट इधर से उधर किए गए थे, ठीक है ना, वही बताइएगा। पावर देख लीजिएगा, पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे दिया गया है ना, सुप्रीम कोर्ट था इसलिए इसको टर्म क्लियर किया गया ना। देख लीजिएगा, गार्जियन ऑफ द इंटरप्रिटेशन, गार्जियन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहने का मतलब संविधान का गार्जियन यही है और संविधान की व्याख्या भी यही करता है। कुछ चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए तो वो जैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा आपको कि ये जैसे क्या है, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ पे। द हाई कोर्ट, सॉरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, यानी कि अपील करने का ये जो है हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री में, जिसको हम लोग अपेक्स कोर्ट बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय इसीलिए नाम है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, तो रिट को इशू कर सकता है। 5 तरह का टोटल रिट होता है, नाम जरा लिखिएगा एक बार। तो आर्टिकल 32 के तहत जैसे 5 तरह का रिट जारी करता है और हाईकोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत जैसे रिट जारी कर सकता है और ये फंडामेंटल राइट को डिफेंड करने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट को डिफेंड करने के लिए जाना जाता है। बताइए, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग राइट इक्वालिटी तो पढ़े होंगे, ठीक है, राइट इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि राइट ऑफ इक्वालिटी जैसे मतलब कितना है, तो 14 से 18 तक 4 हो गया, लेकिन ये 5 होगा, ठीक है। इससे मैं एक बार गलती किया था, तो आप लोग मत कीजिएगा, 14 से 18 काउंट कीजिएगा तो 14 भी ऐड होगा, तो इस तरह से 5 जो है टोटल आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 14 हमेशा नीच में रहता है। आर्टिकल 14 जो है आपको बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ है। आर्टिकल 15 है वो बात करता है कि जो है बर्थ रेस है, कास्ट है, प्लेस ऑफ बर्थ है, इस तरह से कलर पर जो है आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड जॉब्स ये बात करता है आर्टिकल 16, ये सब आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। ये सब तो हो चुका है। अब देख लीजिए, अगर वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो जाता है तो चीफ जस्टिस तो बताया था कि जो है या फिर सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो चार्ज लेंगे। तो सभी पावर आपको देखने को मिलेगा। लॉज पास बाय द सुप्रीम कोर्ट विल अप्लाई टू ऑल कोर्ट्स। आर्टिकल 141 में बकायदा यह मेंशन है, आर्टिकल 141 में मेंशन है कि कोई भी ऐसा लॉ सुप्रीम कोर्ट पास कर देता है तो ऑटोमेटिकली इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट हैं सबको उसका पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसको जैसे नोटिस भेजेगा कि उसको पालन करना है, करना ही पड़ेगा, यह बाइंडिंग है, ठीक है। आगे प्रेसिडेंट को जो है अगर लीगल मैटर उसमें जो है एडवाइस भी दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और रिव्यू जुरिडिक्शन, ठीक है, आपको पता होगा संविधान में जो अगर सुप्रीम कोर्ट अपना अगर जजमेंट देता है तो उसको पलट भी सकता है, ठीक है, उसके पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है आर्टिकल 137 के तहत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे किस लिए किया जाता है, मान लेते हैं कि अभी कुछ था, हर एक चीज हर एक समय पे सही है गलत नहीं होता है। अभी मान लेते हैं कि अगर कोई चीज सही है, हो सकता है बाद में वह गलत हो जाए, ठीक है, चीज तो वही है लेकिन परिस्थिति के अनुसार जैसे कुछ सही हो सकता है या फिर गलत हो सकता है। तो उस समय जैसे जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट लाता है और अपना जजमेंट वही पलट कर नया जजमेंट देता है, तो होता है रिव्यू जुरिडिक्शन, जो कि आर्टिकल 137 में मेंशन है। तो मजा आ रहा है ना। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं साथ में मिलकर विचार। भारत संघ कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो? आंसर इसका सिर्फ सही पूछा गया है, तो आंसर इसका ना एक होगा, ठीक है, ए नंबर केवल एक। क्यों? क्योंकि भारतीय जो संघ कार्यपालिका यानी कि आपको बताया था कि जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं भारत के, वह जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वह नॉमिनेट होते हैं। सारा काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर होता है लेकिन वह नॉमिनेटेड होते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। ये जो प्रधानमंत्री सिविल सेवा यहाँ पे बोला गया सिविल सेवा बोर्ड के प्रधानाध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यह गलत बोला गया। जो सिविल सेवा बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं वह किसी राज्य के कैबिनेट सचिव होते हैं। कौन होते हैं? कैबिनेट जो सेक्रेटरी होते हैं वह होते हैं। जिसे बोला जाता है कि जो मेंबर होते हैं सिविल सर्विस बोर्ड में वह 4 होते हैं। ये सिविल सर्विस बोर्ड आखिर स्टेट में करता क्या है भाई? जिसका जो मेन पर्सन होता है वो होता है कि जो सेंटर गाइडलाइन दिया है कि अगर मान लेते हैं कोई कैडर ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है या आईपीएस है, तो उन लोग का फिक्स टेन्योर है, ठीक है, फिक्स टेन्योर है एटलीस्ट 2 साल का। और भी बहुत सारा जो है प्रोविजन इन लोग के द्वारा इन लोग से रिलेटेड जो है देखता है, ठीक है, ये बोर्ड। और इंडिया में ऐसे 20 स्टेट है जिसके पास सीएसबी है। अभी मैं लेटेस्ट देख रहा था 2013 का कर्नाटक का हाईकोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको बोला था कि आप सीएसबी जो है बनाइए, लेकिन 2023 में यानी कि 10 साल जब पूरा उसका हो गया था तो भी जो है सीएसबी का गठन कर्नाटक के द्वारा नहीं किया गया था, जिसके चलते ये जो पीसीबी था, सीएसबी था, वो जो है न्यूज में आया था। आंसर इसका ही हो जाएगा केवल एक, ठीक है, ध्यान रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किया जा रहा है। भारतीय संविधान के कौन सा भाग पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? पार्ट 9, पार्ट 10,
पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 या फिर पार्ट 15। आंसर इसका जो होगा वो होगा ए। लास्ट क्लास में भी जिसको मैं डिस्कस किया, देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको पता होगा जो लोकल लेवल पर जो मतलब शासन किया जा सकता था उसको जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब प्रोविजन नहीं था उसके लिए, लेकिन जब पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया तो उसके लिए बाकायदा संविधान में प्रोविजन रखा गया किस तरह से आपको रूरल रेगुलेशन वहां पे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो पार्ट 9 में पंचायत से रिलेटेड मेंशन है और पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड मेंशन किया गया। ठीक है, संविधान में। आइए अब देख लेते हैं पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला पार्ट देख लीजिएगा, पार्ट 1 में जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात किया गया है। ठीक है, यानी संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। पार्ट 2 तो पता होगा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल भी देखते चलिएगा। इसमें जो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से रिलेटेड जैसे प्रोविजन है, और सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हम लोग यूएसए के संविधान से लिए। और भारत में सिंगल सिटीजनशिप दिया जाता है, जबकि अमेरिका जैसे कंट्री में देखिएगा तो डबल सिटीजनशिप होता है यहाँ पे। यानी एक तो आपका अलग अलग स्टेट होता है वहां पे, प्लस में आपको अमेरिका का मिलेगा और अलग अलग स्टेट का भी ले सकते हैं, तो वहां पे डुअल सिटीजनशिप चलता है। हम लोग ऐसा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंडिया के सिटीजन है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम झारखंड के सिटीजन है। ठीक है, पार्ट 3 कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है भाई, इसको समझिएगा। इसका कोई प्रोविजन जो है लिया गया है कहां से, तो ये जो है अमेरिका से ही लिया गया है, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट मेंशन है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4 आता है आपके सामने, जिसमें डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आयरलैंड के संविधान से हम लोग उठाए हैं। ठीक है, और देखिए संविधान में हम लोग अगर कहीं प्रोविजन उठाए हैं तो वो अपने तरफ से लागू किए, नहीं कि जैसा वहां प्रोविजन था वैसा ही लेंगे। हम लोग का संविधान जो है संविधान बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हम लोग का संविधान में जो प्रोविजन है वो बोरोड है, तो बोरोड प्रोविजन बोल सकते हैं ना कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग का प्रोविजन जैसे बोरोड है और अपने अनुसार चेंज करके इसको लिए हैं। तो पार्ट 4 याद रहेगा, डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। इसमें दो आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 40 और आर्टिकल 50। ऐसा इंपॉर्टेंट बहुत सारा है, आर्टिकल 40 और आर्टिकल 50 उसके बारे में बताइएगा। और इसमें एक आर्टिकल मेंशन है फ्री लीगल एड, वही बताइएगा कौन सा आर्टिकल है। सबको मैं डिटेल में अगला पार्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आंसर आप लोग देते हैं तो अच्छा बात है, नहीं तो आपको अगला पार्ट में मिल जाएगा। तो आकार मन मत बनिए, इसको भी जैसे आप लोग आंसर करते चलिए। पार्ट 4A, ठीक है, पार्ट 4A पहले नहीं था, इसमें कैपिटल वर्ड लगता है जिसका मतलब संविधान में संशोधन किया गया ना, ध्यान रखिएगा। तो पार्ट 4A में क्या रखा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज रखा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली जो है 7 फंडामेंटल राइट्स था, कितना था 7 फंडामेंटल राइट था, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, राइट जो प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया, ये आर्टिकल 31 में मेंशन था। और अब जो है संविधान के आर्टिकल 300A के तहत एक लीगल राइट है, तो संपत्ति का अधिकार जैसे आपका लीगल राइट है, न कि फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट इसको हटा दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन नहीं, शायद इसमें 44वां था, 44वां संविधान संशोधन से हटाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हम लोग कहां से लिए हैं, रसिया से लिए हैं। और इनिशियली क्या है 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज था, बाद में क्या हुआ 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जो है संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, उसके तहत 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया, जिसमें प्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में बात किया जाता है 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, पार्ट 5 तो डिस्कस किया था ना, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में मेंशन है। ठीक है, जिसमें आप देखिएगा तो प्रेसिडेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, यूनियन जुडिशियरी है, कैग है, ये सब मेंशन है इसमें। उसके बाद पार्ट 6 में देख लीजिएगा, यहाँ पे स्टेट के बारे में एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में मेंशन है। ओके, लेजिस्लेशन पावर ऑफ गवर्नर लिखा गया है, हाई कोर्ट्स है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, ये सब के मेंशन है पार्ट 6 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आगे देखिएगा पार्ट 8 जो है उसमें जैसे यूनियन टेरिटरी के बारे में मेंशन किया गया है, इतना आर्टिकल से लेकर इतना आर्टिकल तक, 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक। पार्ट 9 तो डिस्कस आपसे किया था ना पंचायत के बारे में, आर्टिकल 243 से 243 तक मेंशन है। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी देख लीजिएगा, आर्टिकल 243B से 243ZG तक म्युनिसिपैलिटी मेंशन है। ठीक है, नगर पालिका। पार्ट यहाँ पे 9B देख लीजिएगा, पार्ट जो 9B है यहाँ पे लिखा गया है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ऐड किया गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी संविधान में 97वां संविधान संशोधन किया गया था 2011 में, उसके तहत जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जो है ऐड किया गया था। पार्ट 10 देख लीजिएगा, आर्टिकल 244 से 244A तक है, इसमें शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के बारे में बात किया जाता है। और पार्ट 10 क्या है, तो पार्ट 10 में आप लोग देख लीजिएगा 245 से लेकर 263 तक, ये जैसे सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, पार्ट 12 इसमें आर्टिकल 264 से 300A के तहत है। ठीक है, इसमें क्या है फंक्शन, उसके बाद प्रॉपर्टी, उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स लिखा हुआ है सब कुछ, तो सब देख लीजिएगा। यहीं पे जो है प्रॉपर्टी को मेंशन किया गया आर्टिकल 300A में। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। उसके बाद कुछ आप लोग रीड कर लीजिएगा यहाँ पे। ओके, सारा चीज ओके। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो पार्ट यहाँ पे 14A है, संविधान संशोधन किया गया था, ट्रिब्यूनल का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, बाद में संविधान संशोधन करके इसको ऐड किया गया था ट्रिब्यूनल का कॉन्सेप्ट। तो ए जो आर्टिकल देख रहे हैं 323A,
इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बात किया जाता है। किसके बारे में बात किया जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बात किया जाता है। और जो 323 बी है उसमें अदर ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात किया जाता है। पार्ट 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो है इलेक्शन के बारे में बात करता है। किसके बारे में? इलेक्शन के बारे में बात करता है, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी आप लोग बोल सकते हैं। उसके बाद आप लोग थोड़ा रीड कर लीजिएगा। पार्ट 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है, ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत। बाकी सब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये सब कुछ डिटेल में पार्ट्स हो गया, शेड्यूल भी कवर अच्छे से करा के दिया। जो मैं डिस्कस करूंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। इससे तो क्वेश्चन भर भर के आता है। अब देखिए कुछ और भी यहाँ पे आर्टिकल्स लिया गया है ना। म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड देख लीजिएगा, आर्टिकल 243 जेड ए से जेड जी तक यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब जो है आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। ये आर्टिकल 243 जेड टी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पंचायत से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स दिया गया है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अब पीआरआई की दृष्टि में पहले भी स्लाइड आपको दिखा चुका हूं, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करने करके टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। स्लाइड में मैं यहाँ पे डाल दिया था ताकि जो है आपको आप फिर से रिवीजन कर सकें, ताकि याद रहे आपको। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है? देख रहे हैं टॉपिक कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। इनमें से किसी का जो है बोलिए कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। कौन किसको किया जाता है? तो ये बकायदा आर्टिकल 75 में मेंशन है कि जो प्रधानमंत्री हैं उनको जो है कौन करेंगे इलेक्ट? वो तो करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन जो अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनको जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं। तो ये सब नहीं होगा। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो ये तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इलेक्शन आपको बता दिया। राज्यसभा का उपसभापति भी आपको बताऊंगा वो कौन करता है। और लोकसभा का अध्यक्ष आपको बताया था। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं, आगे देख लेते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनको मेंबर ऑफ हाउस, जो हाउस के मेंबर है वही जो है इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो लोकसभा के चेयरमैन होते हैं, आपको बताया था कि जो मेंबर होते हैं वही जैसे इनको इलेक्ट करते हैं सर्वसम्मति से, ठीक है। जो मेंबर होते हैं वही जैसे इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो जैसे अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट का, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं तब तक जब तक जो है स्पीकर का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है। ये सब कुछ प्रोविजन है। तो यहाँ पे जो है आंसर इनमें से डी हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किसको नियुक्त किया जाता है? तो मंत्री परिषद, ध्यान रखिएगा। काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट इस तरह से किया जाता है। आर्टिकल 75 में मेंशन है। आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए कुछ और क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ देश है, अजरबैजान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। बोला गया उपरोक्त में से किसकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है? केवल 1 2 5, केवल 1 2 3 4, केवल 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5 सबका? देखिए यहाँ पे इसको मैप में देख लीजिए जरा। ये आपका अफगानिस्तान, यहाँ पे किसको कौन कौन इसको टच कर रहा है? पाकिस्तान टच कर रहा है अफगानिस्तान को, ईरान टच कर रहा है, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान को टच कर रहा है, उज्बेकिस्तान टच कर रहा है, तजाकिस्तान टच कर रहा है, ठीक है। और इधर देख लीजिएगा आप लोग, पाक ऑक्युपाइड जो एरिया है हमारा वो भी टच करता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका पोर्शन चाइना से भी टच करता है। तो यहाँ पे जो किर्गिस्तान आपको दिख रहा है, ये वाला किर्गिस्तान क्या टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 2 तो हट जाएगा। तो जैसे ही 2 हटेगा ऑप्शन चूज कर लीजिए। अफगानिस्तान के साथ किसके साथ होता है? तो 2 किसमें है? तो इसमें है तो ऑप्शन तो कट चुका है। 2 इसमें भी है, कट चुका है, और 2 इसमें भी है, कट चुका है। तो आंसर इसका सी होगा केवल 3 4 और 5। 3 4 और जो 5 है उसी का सीमा जो है लगता है। अब यहाँ पे कुछ कंट्री और कैपिटल करेंसी में कर देता हूँ, ठीक है। जैसे हो सकता है कि आपको जो है पूछा जाए। तुर्कमेनिस्तान देख लीजिएगा, अशकाबाद इसका कैपिटल है, करेंसी यहाँ पे मानक चलता है। उज्बेकिस्तान का ताशकंद इसका है कैपिटल, और सोम यहाँ पे उज्बेकिस्तानी सोम भी बोल सकता है ना, करेंसी चलता है। किर्गिस्तान का देख लीजिएगा, बिस्किट कैपिटल है और किर्गिस्तानी सोम इसका करेंसी है। तजाकिस्तान का देख लीजिएगा, दुशान्बे कैपिटल है और जैसे सोमानी यहाँ का कैपिटल यूज किया जाता है। अजरबैजान का देख लीजिएगा, बाकू जो है कैपिटल है, मन्नत इसका जो है करेंसी है। अफगानिस्तान का देख लीजिएगा, काबुल है, और अफगान इसका करेंसी है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मैप में इसको अच्छे से देख लीजिएगा अफगानिस्तान को। एक इंडस वैली साइट जो इंडिया और पाकिस्तान से बाहर है उसका नाम है सोरतुगाई ना, वो है अफगानिस्तान में, इसको ध्यान रखिएगा। सोरतुगाई इंडिया और पाकिस्तान से बाहर इंडस वैली साइट है, आईवीसी। चलिए, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ यहाँ पे कंट्री दिए गए हैं और उसको आपको क्रोनिकल ऑर्डर में लगाना है जब आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं।
बैंकॉक है, हनोई है, जकार्ता है, सिंगापुर है। आइए इसको मैप में देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा साउथ ईस्ट जो नेशंस हैं उसका यहाँ पे मेंशन है कुछ कंट्री। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे जकार्ता जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है। उसके बाद आता है सिंगापुर, तो सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर ही है। ओके, तो ऑर्डर में इसको लगाते चलिए। जकार्ता नंबर 1 पे है, 1 पे। उसके बाद सिंगापुर, तो 1 2 हो गया, 2 नंबर। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा थाईलैंड का बैंकॉक, इसको थर्ड पार्टी दीजिए बैंकॉक। और उसके बाद यहाँ पे हनोई 4th नंबर पे आ जाएगा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 4 1 2 चूज कर लीजिए, 3 4 1 2। तो इस तरह से मैप आपको देखकर चलना है। क्वेश्चन देखिए आसान नहीं था ये, ठीक है, काफी टॉप लेवल का था। तो दक्षिण से उत्तर आप लोग जाते हैं तो ये ऑर्डर रहेगा। सबसे पहले आपका इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता आएगा, सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर ही है। उसके बाद आपका थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक आएगा। उसके बाद वियतनाम का कैपिटल आपका हनोई आएगा। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं जो कैपिटल और करेंसी यहाँ पे जो मेंशन है, ऐसे कुछ और भी एक्स्ट्रा में ना साउथ ईस्ट नेशन ऐड किए गए हैं। इंडोनेशिया का कैपिटल आपका जकार्ता है, रुपया होता है ना, यहाँ पे रुपया होगा, रुपया नहीं रुपया करेंसी इसका से कर दिया जाएगा। सिंगापुर का सिंगापुरी है, डॉलर यहाँ पे यूज करता है करेंसी। वियतनाम का कैपिटल हनोई है, डोंग यहाँ पे करेंसी यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। लाओस को देख लीजिएगा, वियतनामी इसका कैपिटल है, करेंसी यहाँ पे कीप यूज किया जाता है। लाओस एक लैंड लॉक कंट्री है। और यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा, जो अफगानिस्तान था ये भी लैंड लॉक कंट्री है। तो सब चीज आपको ध्यान में रखना है, लैंड लॉक कंट्री है। कहीं भी इसका देखिएगा तो बॉर्डर सी से टच नहीं करता है। अरबियन सी यहाँ पे है, पाकिस्तान है, तो अफगानिस्तान भी एक लैंड लॉक कंट्री है और लाओस भी एक लैंड लॉक कंट्री है। ये सब छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन के आएगा। कंबोडिया फुनोक ने इसका कैपिटल है, रियल यहाँ पे करेंसी चलता है। थाईलैंड का बैंकॉक है, करेंसी यहाँ का बहुत है। ब्रुनेई देख लीजिएगा, बंदर सेरी बेगवान करेंसी कैपिटल है, डॉलर यहाँ पे करेंसी यूज किया जाता है। फिलीपींस देख लीजिएगा, मनीला कैपिटल करेंसी पेसो। मलेशिया कुआलालंपुर कैपिटल है, रिंगिट यहाँ का करेंसी है। ईस्ट तिमोर ये भी आपको कंट्री देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो दिल्ली इसका कैपिटल है और करेंसी यहाँ पे यूएस डॉलर यूज किया जाता है, ठीक है, उतना पॉपुलर नहीं है। आपको पता होगा अपना पावरफुल नहीं रहेगा तो फिर दूसरा कोई आप पर रूल करेगा, तो अभी अपने आप को पावरफुल बनाइए, नहीं तो दूसरा कोई जैसे आपको अपने पावर के अंदर रख लेगा। इसका इसीलिए कोई अस्तित्व नहीं था तो यूएस डॉलर यूज कर रहा है, ठीक है। अपना खुद हमको भी लगा यूएस डॉलर यूज करने के लिए हम लोग करेंगे, हम लोग खुद बात कर रहे हैं ब्रिक्स की करेंसी लाने के लिए यूएस डॉलर यूज कर रहे हैं। तो आंसर इसका सी हो चुका है, अच्छे से देख लीजिएगा, डिटेल में इसको कवर करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य से है। विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तुलुवा वंश है, संगम वंश है, अरविदु वंश है और सुलुवा वंश है। इसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए इसको याद रखिएगा, एसएसटीए इसका ऑर्डर होगा ना, ये तो याद आएगा ना, मतलब इतना गड़बड़ थोड़ी होगा, लास्ट में ये आएगा पहले एस आएगा। देखिए कुछ कुछ बताना चाहिए, सबसे पहले संगम आया था, इतना तो एटलीस्ट पता होगा, और लास्ट में अरविदु आया था। तो दो चीज याद रहेगा ना तो फिर भी आपको मैच करने में आसानी होगा। अब देखिए सबसे पहले संगम आया तो 2, क्या आया 2, और लास्ट में आया था अरविदु। तो 2 और 3 देखिए तो एग्जाम में काफी चला था, ठीक है, 2 ऑप्शन डाल के रखा है, ठीक है, टफ हो गया क्वेश्चन नहीं बनता। तो 2 और 3 हो गया, देख लीजिएगा। तो सबसे पहले 2 आ गए यहाँ पे, उसके बाद संगम के बाद आता है आपका सुलुवा, संगम के बाद सुलुवा, तो 2 के बाद 4 आएगा। उसके बाद तुलुवा आता है थर्ड पे, तो तुलुवा 1 पे है। उसके बाद आता है अरविदु 3, तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही ऑर्डर हो गया। सबसे पहले संगम डायनेस्टी था, उसके बाद आया था सुलुवा, उसके बाद आया तुलुवा, उसके बाद आया अरविदु, ठीक है। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। तो ये थे विजयनगर साम्राज्य के वंश। डिटेल में इसको देख लेते हैं विजयनगर एम्पायर को। तो साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्थापना किया गया था हरिहर बुक्का के द्वारा, हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, 1336 एडी में। और यह किसके नदी तट पर है विजयनगर एम्पायर, तो यह तुंगभद्रा रिवर के तट पर है, ठीक है। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है बताइए। ये ऑर्डर तो आपको बता दिया कि जो 4 डायनेस्टी थे विजयनगर एम्पायर पे उनका ऑर्डर क्या था, तो संगम डायनेस्टी था, सुलुवा था, तुलुवा था और अरविदु था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। और इसका थोड़ा सा टेन्योर भी आप लोग देख लीजिएगा, रटना नहीं है बट थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। टेन्योर तो मुझे चांस नहीं है कि जैसे कम से कम पूछेंगे। हाँ, तुलुवा डायनेस्टी का आप लोग पूछ लीजिएगा क्योंकि तुलुवा इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा आगे क्यों इंपॉर्टेंट है। संगम डायनेस्टी को देख लेते हैं सबसे पहले। तो संगम डायनेस्टी देखिएगा तो फर्स्ट रूलर जो थे उनका नाम था हरिहर वन। तो हरिहर वन बोल सकते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे बुक्का वन भी बोल सकते हैं। तो हरिहरा वन जो थे वही थे इसके पहले रूलर। 1336 से 1356 तक इनका टेन्योर था। जो सेकेंड रूलर बने थे वो बुक्का थे, ठीक है। तो दोनों थे हरिहर बुक्का, तो दोनों बारी बारी से आए थे 1336 से 1379 तक। उसके बाद 9th रूलर बने थे देवराय द्वितीय, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट थे, ठीक है। देवराय जो द्वितीय थे वो काफी इंपोर्टेंट रूलर थे, काफी इंफ्लुएंसर थे। इनका टेन्योर 1423 से 1446 तक चला था। अब देख लीजिएगा, ये जो देवराय द्वितीय थे
और विठल स्वामी टेम्पल, क्या है विठल स्वामी टेम्पल, कहाँ पे है जरा बताइएगा, विठल स्वामी टेम्पल कहाँ पे है, उसका निर्माण जो है इन्हीं के द्वारा कराया गया था। और लास्ट जो है प्रौधा रॉय, ठीक है, 1485 से नेक्स्ट आप देख लीजिएगा, इनका टेन्योर रहा था, ठीक है, प्रौधा रॉय का लास्ट रूलर ये थे। नेक्स्ट आता है सुलुवा डायनेस्टी। तो फर्स्ट रूलर थे सालुवा नरसिम्हा देवराय, इनका नाम था। सेकेंड रूलर आए तिम्मा भूपला, थर्ड और लास्ट रूलर आए नरसिम्हा राय द्वितीय। ये सब कुछ देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट जो डायनेस्टी है, तुलुवा डायनेस्टी। तो फर्स्ट रूलर थे तुलुवा नरसा नायका, ये नाम था इनका। सेकेंड रूलर आए वीर नरसिम्हा रॉय, थोड़ा ना जल्दी लेना, बहुत ऐसे लोगों का नाम। तो वीर नरसिम्हा रॉय, ओके। तो सेकेंड रूलर थे। थर्ड रूलर भाई आए, वो तो काया पलट कर रख दिए विजयनगर एम्पायर का, इनका नाम था कृष्ण देव राय, नाम तो सुना होगा, ठीक है। 1509 से लेकर 1529 तक जो है ये रूल किए थे, और 1529 में ही इनका देहांत हुआ था। इनको आंध्रा भोज के नाम से जाना जाता है, पढ़े होंगे आंध्रा भोज किसको कहा जाता है, तो कृष्ण देव राय को कहा जाता है। वो क्या किए थे, इस्टेब्लिश किए थे, यहाँ पे रोड नहीं होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इस्टेब्लिश किए थे नागलपुरम सिटी को अपनी माता के नाम पर, माता के नाम पर एक नया शहर बसाया था जिसका नाम था नागलपुरम। तो उनकी मम्मी का नाम क्या था, सारा इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ी बता दूंगा भाई, थोड़ा बहुत तो मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, ओके। सब चीज मैं थोड़ी करके लाऊंगा, तो थोड़ा बहुत मेहनत अभी कीजिए और बताइए कि इनकी माता का क्या नाम था जिनके नाम पर नागलपुरम सिटी को बसाया गया था। इनके द्वारा बुक्स है कुछ कुछ, जैसे कि अमुक्ते माल्यदा, ये बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तेलुगु भाषा में लिखा गया है, तेलुगु पोयम है। हजारा टेम्पल के द्वारा निर्माण कराया गया था, ठीक है। और विठल स्वामी जो टेम्पल था उसका एक्सपेंशन कराया गया था। ध्यान रखिएगा, विठल स्वामी टेम्पल जो था वो बताया था ना देवराय द्वितीय, यहाँ पे देखिएगा जो देवराय द्वितीय थे संगम डायनेस्टी के, उनके द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन उसका एक्सपेंशन जो कराया गया था वो इनके द्वारा कराया गया था, कृष्ण देवराय के द्वारा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर रखिएगा। और तेनालीराम का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है, जब एक बार बोले थे कृष्ण देवराय कि अपना शकल मत दिखाना, तो क्या किए थे, वो घड़ा पान करा गए थे कि मुझे तो अपना शकल दिखाना ही नहीं है। तो काफी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है तेनालीराम, ध्यान रखिएगा कृष्ण देव राय के ही दरबार में थे। फोर्थ रूलर बने अच्युत देव राय, और लास्ट रूलर बने सदाशिव राय। तो याद रखिएगा तुलुवा डायनेस्टी के बारे में इतना सारा इंपोर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट आता है अरावितो डायनेस्टी। तो जो फर्स्ट रूलर थे उनका नाम था आलिया राम राय, 1542 से लेकर 1565 तक। सेकेंड रूलर आए तिरुमला देव राय, और लास्ट रूलर आए श्रीरंगा तृतीय सॉरी। ओवरऑल जो थे विजयनगर अंपायर पर यह 29वां राजा बने थे, क्या बने थे, 29वां राजा बने थे। और ये जो है यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछ दिया था आपसे, ठीक है। क्या पूछा था कि विजयनगर अंपायर के अंतिम राजा कौन थे, अरावितो नहीं पूछा आपसे, विजयनगर अंपायर के अंतिम राजा कौन थे। तो टोटल 29 किंग्स हुए थे, जिसमें अंतिम आए थे श्रीरंगा तृतीय। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट विजयनगर अंपायर का, ठीक है। और हम भी आपको नाम सुने होंगे, राजधानी भी रहा था। तो ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड किया गया था 1986 में। तो सारा चीज डिस्कस कर दिया। हम्पी कर्नाटक में है, ओके। तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। हाँ, यहां से क्वेश्चन और ही बनते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से जो है ट्रेवलर यहाँ पे आए। तो देख लीजिएगा, अबू अब्दुल्ला है, इबन बतूता है, ये मोरक्को से थे, हरिहरवन के काल में है। उसके बाद निकोलो डू केंटी, देवराय द्वितीय डिस्कस किया था ना संगम डायनेस्टी का, तो वह देवराय द्वितीय के काल में आए थे। अब्दुल रजाक भी देवराय द्वितीय के काल में आया। उसके बाद थोड़ा बहुत आप लोग रीड कर लीजिएगा। कृष्ण देव राय वाला इंपोर्टेंट है आपका, ठीक है। जो लुडविको डी वोथेमा है वो इटली के थे, वो कृष्ण देव राय के टाइम में आए थे। और डी बारबोसा पूछा जाता है, डुआर्टे बारबोसा होता है, ये पुर्तगाल के थे, कृष्ण देव राय के टाइम में आए थे। और डीपीएस भी आए थे पुर्तगाल से ही, कृष्ण देव राय के टाइम में। तो सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा। मोर्को पोलो वेनिस से आया था, ठीक है, ये बात सब ध्यान रखिएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजा ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण प्रदान किया था। तानसेन आपको पता होगा संगीतकार थे अकबर के दरबार में, तो उनसे पहले जैसे कौन जो है इनको संरक्षण प्रदान करके रखा था। मेवाड़ के उदय सिंह थे, राजा लिखा नहीं था गया था। मेवाड़ के उदय सिंह, मालवा के राजा बहादुर सिंह थे, भाटा के राजा रामचंद्र सिंह थे, मालवा के राजा बहादुर, यही नाम था शायद इनका। गुजरात के मुजफ्फर शाह कौन थे, देखिए इनको जो संरक्षण पहले दिए थे अकबर से पहले, उनका नाम था राजा रामचंद्र सिंह, जो कि भाटा के थे। आइए देख लेते हैं, इसको बाद में करूंगा, पहले देखिए मुगल डायनेस्टी का टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो 1526 से लेकर 1857 तक मुगल डायनेस्टी चला था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेन रूप से इतना ही तक चला था। उसके बाद जैसे क्या हुआ, पहला लड़ाई आपको पता होगा, पहला जो रूलर बने थे मुगल डायनेस्टी के वो बाबर बने थे। 1526 से 30 तक ये रहे थे, और 1530 में इनका देहांत हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई आपको पता होगा ना, बाबर हुमायूं के बीच में, ऐसे ही होता है, देखिएगा
गड़बड़ाता है, बाबर भाई ऐसे ही आएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। देखिए कभी कभी ना छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, मैं तो चाहता नहीं हूँ बोलना, लेकिन फिर भी आ जाता है, पता नहीं कैसे। तो याद रखिएगा वो सारा चीज। तो उसी तरह से जो है जब पानीपत की लड़ाई हुआ तब जैसे मुगल डायनेस्टी जो है पिक्चर में आया इंडिया में। सेकंड जैसे हुमायूं यहाँ पे बने रूलर, जो कि 1530 से 40 तक रहे और 1555 से 56 तक बने, सेकंड जो है रूलर। उसका थर्ड में आए अकबर, 1556 से 1605 तक ये रूलर रहे अकबर। ध्यान रखिएगा अकबर द ग्रेट कहा जाता है। 13 वर्ष की उम्र में जैसे बादशाह बने थे। और इनको जैसे बोला जाता है कि ऐसे बादशाह जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, ठीक है, इसीलिए जो है ये बाबर अकबर नामक खुद नहीं लिखे थे, अबुल फजल लिखा था, लेकिन बाबर अपना जो है ऑटोबायोग्राफी खुद लिखे थे। ठीक है, ये सब लास्ट कुछ पार्ट्स में डिस्कस किया था, देख लीजिएगा। जहांगीर देख लीजिएगा जो कि न्याय की जिंदगी के लिए फेमस था। 1605 से 1627 तक इसका टाइम पीरियड होगा। और झारखंड के पर्सपेक्टिव में तो आप पढ़े होंगे, ये जो दुर्जन साल थे 46वें राजा नागवंश के, उनको ग्वालियर के किले में 12 साल वैसे कैद करके जहांगीर रखा था। ठीक है, और बाद में 6,000 रुपया पर सालाना कर पर इनको छोड़ा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शाहजहां 1628-1658 तक राजा रहे, 1666 में इनका मृत्यु हुआ। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक रहे, ये 1707 में इनका मृत्यु हो गया। ओके, उसके बाद बहादुर शाह जफर आए, 1707 से लेकर 1712 तक ये रहे, और लास्ट रूलर बोला जाता है बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, 1837 से लेकर 1857 तक। इनका मृत्यु जो है 1862 में जो है हो गया। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को तो सब जबरदस्ती फाड़ दिया था, बोला था कि आप भी पार्टिसिपेट कीजिए 1857 क्रांति में, आपको भी कुछ बेनिफिट दिया जाएगा। तो उसी में जो है इनको अंग्रेज जो है कैद कर लिए थे, और रंगून जिसको बोला जाता है म्यांमार, वहीं पे जो है काला पानी की सजा इनको दे दिया गया था। ठीक है, मतलब सॉरी रंगून भेज दिया गया था, काला पानी नहीं, रंगून जो है इनको भेज दिया गया था, जहां पर उनका मृत्यु हो गया था 1862 में। ठीक है, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। देखिए इन लोग का जो टाइम पीरियड है ना, खासकर मुगल डायनेस्टी का, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये अगर अच्छे से पता होगा तो आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाइएगा, क्योंकि कभी कभी समकालीन क्वेश्चन भी आपको पूछ देता है। ठीक है, कि वो किसके समकालीन थे, डिसाइड करके क्वेश्चन देता है ना। तो टेन्योर कम से कम इतना का आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब कुछ आपको बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ उमरकोट, जो कि पाकिस्तान में है। राजा 1556 से 1605 तक रहे, 13 साल में बने थे। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, तो ये जो राजा बने थे कौन, अकबर, वह जो खोला दरवाजा वो खोला सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था ना। नेक्स्ट अकबर के दरबार में देखिएगा तो 9 रत्न भी थे। क्या थे? 9 रत्न थे, 9 ज्वेल्स। राजा टोडरमल थे, वित्त मंत्री थे, ये वित्त मंत्री के बारे में बोला गया, वित्त मंत्री थे, राजस्व सरगना प्रणाली के। मुल्ला तो पियाजा थे, फकीर अजुद्दीन थे, अब्दुल रहीम खाना थे, अबुल फजल थे, बीरबल थे, जिनको महत नाम से जाना जाता है, फैजी थे, और राजा मान सिंह थे। ये सब जेवेल्स थे अकबर के। चित्तौड़ के किले पर कब्जा इनके द्वारा 1568 में किया गया था। फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया गया था 1569 में, जबकि इबादत खाना को बनाया गया था 1575 में। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो ये धार्मिक जो बोलिए एक तरह से चर्चा होता था, या बोलिए एक तरह का पूजा स्थल था ये इबादत खाना। ठीक है, हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया था 1563 में। जजिया कर समाप्त किया गया था 1564 में के द्वारा। मनसबरी प्रथा 1571 में जैसे शुरू किया गया था इनके द्वारा, और सुलही कोल एक नया संप्रदाय जो है शुरू किया गया था। प्रमुख लड़ाई यहाँ पे देख लीजिएगा, थानेसर की लड़ाई हुआ था, जिसको तपस्वियों का युद्ध बोलते हैं, अकबर और राजपूतों के बीच में 1567 में। तुकारोई की लड़ाई होता है बंगाल के सुल्तान और अकबर के बीच में 3 मार्च 1575 को। हल्दी घाटी का युद्ध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था 1576 को। ये सब कुछ आप लोग याद रखिएगा। समाधि का सिकंदरा आगरा में है, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विदेशी व्यापार से संबंधित है? ठीक है, काफी टफ क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 22 सितंबर को। श्रेणी नाना देशिस, नागरम या फिर मणिग्राम। आंसर इसका नबी है। जो नाना देशिस था वह एक ऐसा संस्थान था जो कि विदेशी व्यापार से संबंधित था। आइए देखते हैं इसको डिटेल में। ये जो होयसल काल देखिएगा, जो नाना देशिस था वो एक व्यापारियों का संगठन था, जिसमें देखिएगा मगध, मलाया, नेपाल और फारस जैसे देशों के साथ व्यापार किया करता था। तो इस तरह से आप लोग जैसे कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार में जो है ये वाला संगठन इंक्लूड था ना। तो आंसर इसका भी हो गया। बाकी सारे ऑप्शन आप देख लीजिएगा। श्रेणी क्या है? तो प्राचीन भारत में कारीगरों और व्यापारियों का संघ था। मणिग्राम क्या था? तो मध्यकाल में एक व्यापारिक गिल्ड था। और नगरम दक्षिण भारत के व्यापारियों का एक संघ था। ठीक है, नाडु, ऐसे तमिलनाडु सुनते हैं नाडु, जो वर्ड इसका मतलब जिला होता है ना। क्वेश्चन राष्ट्र यहाँ पे आया ना, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड था। तो क्वेश्चन राष्ट्र देख लीजिएगा, इसके फाउंडर जो थे वो थे नरीप कामा सेकंड थे। 226 ईस्वी में फाउंड किया गया था, जो कि चले थे 226 से 47 तक। और कैपिटल इसका हेलेबीडु है, जो कि बेलूर कर्नाटक में पड़ता है। आंसर इसका भी है नाना देशिस, एक ऐसा संस्थान था, ऑर्गेनाइजेशन था जिसका संबंध विदेशी व्यापार से था। सुरक्षा प्रदान करने के लिए मराठा द्वारा लिया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता था? चौर, सरदेशमुखी, जामदानी या फिर अवॉक। आंसर इसका ना ये है,
चौथ जो था वह सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला था, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए लिया जाने वाला कर था चौथ। देख लीजिए इसमें चौथ क्या होता है, चौथ मतलब चौथाई, 1/4, समझिएगा ना। 1/4 मतलब उपज का 25% जैसे देना पड़ता था। और सरदेश बुक में क्या होता था, तो चौथ पर ही एक अतिरिक्त जैसे टैक्स लगाया जाता था 10%। तो सरदेश मतलब 10, यानी कि 1/10 जैसे इसमें देना पड़ता 10%, ठीक है। जामदानी भी एक प्रकार का कपड़ा था, ठीक है, जिसको मलमल के नाम से जानते हैं, तो जामदानी एक कपड़ा है। बाकी ये वाला टर्म ना मैं इसको सर्च कर रहा था, मिला नहीं, मिलेगा तो इसको पीडीएफ में डाल दिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन ओपीएससी में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, समझ सकते हैं, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में फिर जैसे सीजन पूछा गया। चलिए मराठा एम्पायर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। यहाँ पे चौथा सरदेश मुखी किसके काल में थे, टैक्स सिस्टम, तो ये थे मराठा काल में। मराठा काल देखिएगा तो मराठा एम्पायर का वास्तविक संस्थापक ऐसा बोला जाता है कि शिवाजी थे। 1674 से 1818 के बीच में ये चला था। फर्स्ट पेशवा मराठा एम्पायर के थे बालाजी विश्वनाथ, नाम इनका याद रखिएगा। फाउंडर बोला जाता है शिवाजी को। 1674 से 1680 तक यह किंग रहे। लास्ट और जो 8वें पेशवा रहे थे मराठा एम्पायर के, उनका नाम था बाजीराव द्वितीय। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीनों के तीनों टर्म इंपोर्टेंट है। कैपिटल रहा था मराठा एम्पायर का रायगढ़, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में। शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था, शिवाजी का पिता का नाम क्या था और इनके बेटे का नाम क्या था, जरा बताइएगा। पुरंदर की संधि इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, शिवाजी और मिर्चा राजा जय सिंह के बीच में हुआ था 1665 में, पुरंदर की संधि। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी, लास्ट या फिर उससे पहले वाला वीडियो में डिस्कस किया था ना, एक स्लाइड दिया था बड़ा सा, देखिए क्वेश्चन हर बार क्या आता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था, कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त। तो आंसर इसका जो है बी है, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ये वाला स्लाइड के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला स्लाइड में देखिएगा, यहाँ पे जो पंड्या था और यादव था, पहले मैं इसको सर्च कर रहा था मिला नहीं था, लेकिन बाद में जो है इसके फाउंडर का नाम मिला था, तो इसको अपडेट कर दिया गया है, ओके। और कुछ और अपडेट किया गया था यहाँ पे ना, कभी बोलता हूँ तो क्या होता है, अजंता और इलोरा ना एक साथ नाम से निकलता है। तो टाइम में यहाँ पे ना अजंता और इलोरा का निर्माण जो है यही सातवाहन वंश में दे दिया था। तो एक टर्म यहाँ पे मिस्टेक था, जो अजंता की गुफाएं हैं उसका निर्माण वाकाटक डायनेस्टी के द्वारा कराया गया था, ये यहाँ पे जो है सही किया गया है और एड भी कर दिया गया है। तो वाकाटक वंश देख लीजिएगा, विभिन्न शक्ति इसके संस्थापक थे। नंदीवर्मन या फिर परवरपुरा इसका कैपिटल था। अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है इन्हीं के द्वारा कराया गया था, वाकाटक वंश के द्वारा। और इलोरा सातवाहन वंश, ठीक है। एलिफेंटा राष्ट्रकूट, सब अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही डिटेल में इसमें दिया गया है। तो आते हैं यहाँ पे गुप्त वंश, देख लीजिएगा, श्री गुप्त इसके संस्थापक हैं। पाटलिपुत्र इन लोग का कैपिटल था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। तो वहां पे सिर्फ में कुमारगुप्त लिखा था, तो कुमारगुप्त आप लोग इनको वन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आंसर इसका बी हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी सारी चीज मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे बता देता हूँ कि जो पांड्या डायनेस्टी था, कुदुंगु नाम था उनका, कुदुंगु वह जैसे संस्थापक थे। और यादव का भीलमा बोला जाता है, संस्थापक थे यादव वंश के, जिनका कैपिटल देवगिरी था। क्वेश्चन से पूछा गया था कि देवगिरी के जो यादव थे उनके संस्थापक कौन थे, इस तरह से याद रखिएगा। गुप्ता एम्पायर पिक्चर में आया था, इसको डिटेल में कवर करने वाला हूं। इसको गोल्डन एज, हमारे हिस्ट्री में इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला जाता है। फाउंडर इसके श्री गुप्त थे और पॉपुलर जो लैंग्वेज था वो प्राकृत था। क्या था, प्राकृत लैंग्वेज यहाँ पे प्रिवेलेंट था। और इनमें भी आप लोगों को नवरत्न देखने को मिल जाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में किंग थे चंद्रगुप्त द्वितीय, काफी इन्फ्लुएंसर थे। कौन कौन थे, कालिदास थे, उसके बाद वरामिहिर थे। कुछ बुक्स डाला हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रैकेट खोलना चाहिए। तो वरामिहिर थे, जिनका बुक है पंच सिद्धांतिका, ठीक है, और रोमक सिद्धांता, दो बुक याद रखिएगा। धवंतरी भी यही आपको देखने को मिलेगा, आर्यभट्ट भी यहीं पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। आर्यभट्ट की पुस्तक के लिए आर्यभट्ट जाना जाते हैं। बाकी पंच सिद्धांतिका और रोमक सिद्धांता ये पुस्तक वरामिहिर के द्वारा लिखा गया था। कालिदास आपको पता होगा, मेघदूत और अभिज्ञान संकुतलम पुस्तक इनके द्वारा लिखित है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम। हरिसेना देख लीजिएगा, हरिसेना जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था, ठीक है, जो कि समुद्रगुप्त के बारे में जो है बोला जाता है कि है मेंशन। और समुद्रगुप्त में को याद रखेगा, इनको जो है सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। क्वेश्चन पूछा गया था, किसको दिखाया गया था, तो समुद्रगुप्त के बारे में। और ये भी पूछता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, इलाहाबाद पिलर, वह किसके से संबंधित है, तो वह समुद्रगुप्त से संबंधित है। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा गया था वी स्मिथ के द्वारा, ठीक है। लास्ट जो रूलर थे स्कंदगुप्त थे, ठीक है, गुप्ता एम्पायर थे। चीज आप देख लीजिएगा सारा चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, सम्राट अशोक का एकमात्र अंकित पत्थर का चित्र कहाँ है। अंकित पत्थर का चित्र सांची, अमरावती, अजंता या फिर कंगनहल्ली में। तो आंसर इसका डी है, कंगनहल्ली में जो सम्राट अशोक है उनका एकमात्र अंकित पत्थर का चित्र है, ठीक है। इन पत्थर पर अंकित जो है चित्र है उनका। कंगनहल्ली इसको देख लीजिएगा, यह कलबुर्गी कर्नाटक में पड़ता है। और इसको देखिएगा
एक्सकवेशन, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके एक्सकवेशन में यानी कि खुदाई में इनका यह इमेज मिला था 1986 में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। यह जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है, और 1861 में इसका स्थापना किया गया था। 1861 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। एलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है। कुछ और देख लीजिएगा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा। सांची का तो आपको पता होगा यूपी में है। यूनेस्को साइट इसको डिक्लेयर किया गया था 1989 में। और कलिंगा वार जो है सम्राट अशोक के काल में हुआ था 261 बीसी में। कलिंगा वार, आंसर इसका डी है। उसके बाद कलिंगा वार में देखिएगा तो बहुत मतलब बोले रथ व्यंजक जैसे रण क्षेत्र देकर सम्राट अशोक का जैसे हृदय परिवर्तन हो गया था। उसके बाद जैसे ये बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिए थे, ठीक है, सम्राट अशोक। ठीक है, ये आपको मौर्य वंश रिलेटेड है, ठीक है। पहले आए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आया उसका बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र अशोक हुए, ठीक है, तो थर्ड किंग थे। निम्नलिखित में से कौन थियोसोफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से जुड़े थे? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, एओ ह्यूम, मेडलेन स्लेड या फिर कर्नल एच.एस. ओलकट? आंसर ना इसका डी है। जो कर्नल एच.एस. ओलकट थे वह जो है थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक में से थे, तो उसी से ये जुड़े हुए थे। तो आज का यह लास्ट क्वेश्चन होगा और इसको देख लीजिए। तो मैं पहले भी आपको प्रोवाइड करा चुका हूं स्लाइड, इसका कुछ और भी इंप्रूव वर्जन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा ओके, उस तरह से जैसे और इंपॉर्टेंट चीजें इसमें ऐड होता हुआ आपको मिलेगा। बस आप लोग कनेक्ट रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रिविजन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और सबको अच्छे से रिविजन करते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया हूँ, ये सब चीज तो आपके पास था ही पहले से, ठीक है, पहले वाले स्लाइड में भी आपके पास होगा। एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे ऐड किया गया, थियोसोफिकल सोसाइटी। 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में जैसे इसका स्थापना किया गया था। ओके, किसके द्वारा? पेट्रोना ब्लावात्स्की, नाम देख लीजिएगा, और हेनरी ओलकट थे, शॉर्ट में लिख दिया हूं। इसका पर्पस है नस्ल है, पंथ है, लिंग है, जाति या फिर रंग है, उसके आधार पर भेदभाव आपको नहीं करना है और भाईचारा को बढ़ावा देना है। यानी कि सीधे सीधे आर्टिकल 15 को जैसे फॉलो करके चला गया था उसमें। ये था थियोसोफिकल सोसाइटी। बाद में देखिएगा 1882 में ना इसको जो है इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया था अडयार, चेन्नई में। मद्रास हो गया, मद्रास का चेन्नई हो गया। कब हुआ नाम चेन्नई, बताइए जरा, चेन्नई कब किया गया मद्रास का नाम? तो देख लीजिएगा 1882 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट कर दिया गया अडयार, चेन्नई में। और फिर उसको लीड कर रही थी यहाँ पर एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट, ये भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे ना एओ ह्यूम आया था ना, तो ये कांग्रेस रिलेटेड थे, इसीलिए मैं यहाँ पे एक स्लाइड डाल दिया हूँ एओ ह्यूम से रिलेटेड, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करता हूँ कुछ देखिएगा कांग्रेस रिलेटेड। तो कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। उस समय 1885 में वायसराय कौन थे, जरा बताइएगा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? 1858 में तो गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म हो चुका था, ठीक है, क्योंकि कंपनी का रूल समाप्त हो गया था और इंग्लैंड जैसे सीधे सीधे जैसे का रूल आ गया था। तो वहां से वायसराय कौन थे जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था? तब उसमें भारत आजाद हुआ तब उस समय जो है वायसराय कौन थे, जरा क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अब देखिएगा। तो ये इसका स्थापना किया गया था एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, कांग्रेस के संस्थापक थे। शॉर्ट में इनको एओ ह्यूम बोलते हैं। देखिए सबका आपको फुल फॉर्म पता नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पहले पर्सनालिटी थे, ठीक है, नहीं संस्थापक में से थे। तो इंटरव्यू में जाइएगा तो पूछेगा कि एओ ह्यूम का पूरा नाम क्या था, क्या कीजिएगा। तो ये सब चीज पता होना चाहिए, सब आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फर्स्ट है या किसी के संस्थापक हैं, तो वो सब एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, रटना नहीं है, एक दो आपको देखिएगा तो माइंड में रहेगा। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, इनके बारे में था, एक ऑप्शन था ना, उसको भी क्लियर किया गया है। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, तो ये जो है भगिनी निवेदिता के नाम से जाने जाते हैं। ये शिक्षाविद थे, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता भी रही थी। यह भारत की नहीं थी, यह थी आपका आयरिश इंग्लैंड, ठीक है, आयरलैंड से बिलोंग करते थे। आयरिश इंग्लिश बोल सकते हैं मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल को। अब देखिए कांग्रेस का तो आपको पता होगा प्रेसिडेंट अलग अलग बने थे, अलग अलग टाइम में। तो कौन कौन प्रेसिडेंट बने, किस समय बने और कौन सेशन के बने, थोड़ा देख लीजिए, डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहला बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष 1885 में, और दूसरी बार बने 1892 में, ठीक है। तो बॉम्बे में हुआ था पहला, और उसके बाद इलाहाबाद में बने 1892 में। दूसरा बात है दादा भाई नौरोजी, यानी कि द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये जो 1886 में कांग्रेस के दूसरा अध्यक्ष बने, और दूसरा बार इनका अपॉइंटमेंट हुआ 1893 में। पहला बार हुआ था तो कलकत्ता में हुआ था सेकेंड टाइम में, और दूसरा बार हुआ तो लाहौर में बने थे, ठीक है। तो पहला कहाँ पे हुआ सेशन, बॉम्बे में, दूसरा हुआ कलकत्ता में। बदरुद्दीन तैयब जी को देख लीजिएगा 1887 में जो है मद्रास में जैसे प्रेसिडेंट किए थे इसको। जॉर्ज यूले, इंपोर्टेंट है, तो जॉर्ज यूले 1888 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने इलाहाबाद, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब और कहां बने, तो इलाहाबाद में बने थे 1888 में। उसके बाद विलियम वेबर जो है
ब्राउन, ये थे 1889 में बॉम्बे में। और उसके बाद एनी बेसेंट बनी, 5 तो हो गया ना, यहाँ से 5 तक हो गया, तो एटलीस्ट 5 यहाँ पर मैं दे दिया हूँ, बाकी इंपोर्टेंट चीज मुझे जो लगा वो प्रोवाइड करा दिया हूँ। एनी बेसेंट को देख लीजिए, कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनने वाली पहली भारतीय, यही पकड़ रहा था, पहली जो है महिला थी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने वाली, 1970 में बनी कलकत्ता सेशन में। उसके बाद चितरंजन दास बने 1922 में गया सेशन। इसके बाद सरोजिनी नायडू आती है 1925 में बनी कानपुर में, ठीक है, कानपुर में बने। 1924 में बेलगांव कर्नाटक में कौन बने थे? महात्मा गांधी। ये भी याद रखिएगा 1924 में महात्मा गांधी थे। इसको पीडीएफ मतलब डाल दिया जाएगा पीडीएफ में। ओके, ऐसे इंपोर्टेंट होगा, इसको डिस्कस मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, और ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अब फाइनल हो गया, ऐसे चीज आपको मिलते रहेगा। मोतीलाल नेहरू बने 1928 में कलकत्ता में, और इनके फिर बेटे जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन को जो है प्रिसाइड किए, ठीक है, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग जो है उठाया गया था। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल आए 1931 में, कराची सेशन को यह हेड किए। राजेंद्र प्रसाद आए 1934 में, यह बॉम्बे को जो है बॉम्बे में हेड किए थे। ये सब कुछ कांग्रेस का सेशन था। 1938 आया था सुभाष चंद्र बोस, आपको पता होगा, त्रिपुरा सेशन को जैसे प्रिसाइड किए थे। 1940 में आए थे अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री रहे थे। यह रामगढ़ सेशन था, झारखंड वालों ध्यान है ना, रामगढ़ में 1940 से लेकर 1946 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो यही थे अबुल कलाम आजाद। उससे पहले 1923 में भी जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, ध्यान रखिएगा 1923 में, तो 2 बार बने, 1940 में दूसरी बार थे। 11 नवंबर इनका बर्थडे है, उसको हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। इतना सारा चीज याद रखिएगा, भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद बने थे। ये तो झारखंड में आप लोग पढ़ाया हुआ, कॉम्पिटिटिव टाइम में बकायदा क्वेश्चन डाला था, आई होप उसको अटेम्प्ट किए होंगे। देखिए लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, उसका आंसर आप देख लीजिएगा। निरंजना नदी के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो पहले तो बात है, झारखंड वालों ध्यान रखिएगा, निरंजना नदी को लीलांजन या फिर अंतःसलिला के नाम से जाना जाता है। लीलांजन या फिर अंतःसलिला इसी का नाम है। तो यह चतरा से निकलती है, ठीक है, चतरा से निकलती है और मोहना रिवर में ज्वाइन करता है गया में, और उसके बाद जिसको फल्गु रिवर बोल दिया जाता है। और उसके बाद देखिएगा तो यह गंगा रिवर में जाकर मिल जाता है। तो जो फल्गु रिवर है वह गंगा के ट्रिब्यूटरी है। गंगा का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी आपको यमुना देखने को मिलेगा। और पूछा गया था वहां पे बुद्धिज्म जब दिया था तो 4 रूलर थे, आपको डिस्कस किया था। तो 4 रूलर के बारे में यहाँ पे बोला गया था कि उसका फाउंडर का नाम लिखिएगा और वो किससे रिलेटेड है। तो अजात शत्रु जो थे वह हरेंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिसके फाउंडर थे बिंबिसारा, ठीक है। कंफ्यूजन मत रखिएगा, रिवीजन कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अजात शत्रु कौन थे? बुद्धिज्म में क्या जो पहला संगीति हुआ था, यानी कि पहला बौद्ध संगीति हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट सेशन, तो उसको जो है इनके काल में हुआ था। तो उस जो इस वंश के काल में हुआ था उसका फाउंडर का नाम से पूछा गया था, ठीक है। तो बिंबिसार इसके संस्थापक थे। कलासु के काल में दूसरा हुआ था, तो यह शिशुनाग के जैसे बेटे थे कलासु, और पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक थे, ठीक है। अशोक को बताया था मौर्य डायनेस्टी से है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के। कनिष्क देख लीजिएगा, कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और जो कोजुला कटविस है ये इसके जैसे फाउंडर थे, कटविस इसका होता है। साबरमती जैसे रिवर पूछा गया था, ये जैसे राजस्थान की अरावली रिवर, अरावली जो रेंज है वहां से निकलती है और राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है, ठीक है, और बाद में जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है, यानी अरबियन सी में गिरती है साबरमती रिवर। ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। चतरा देखिएगा तो यहाँ से एक और रिवर निकलती है, इसका नाम है अमानत, ठीक है। अमानत रिवर सोन में जाकर मिलती है और सोन जैसे गंगा में जाकर मिल जाती है। कैसा लगा क्लास? ठीक है, क्या बटन दबेगा इस पे बताइएगा जरा, ठीक है। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, ठीक है, वीडियो प्रॉब्लम फीडबैक नहीं दे रहे हैं तो दीजिए थोड़ा सा, और पढ़ाई को अच्छे से लेकर चलिए। पीडीएफ इसका जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, आफ्टर थ्रू आउट एग्जामिनेशन अच्छे से इसको मैं चेक करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।